हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जियोग्राफी की, भूगोल की, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे पृथ्वी और उसका सौरयारिक संबंध। इस टॉपिक से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया ये हो जाता है कि इसमें हमें पृथ्वी के बारे में जानने को मिलेगा। पृथ्वी के बारे में किस प्रकार जानने को मिलेगा वो हम आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की कि मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियो की। देखिए, अगर आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो प्लीज आप जो आपका बेल आइकन है उसे थोड़ा चेक कर लीजिए और उस पे ऑल पे क्लिक कीजिए आप, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं जो शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, वो एक वन लाइनर की फॉर्म में है। अगर आपको जल्दी से तैयारी करनी है, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम होंगे, है ना, तो अगर आपको वन लाइनर की फॉर्म में तैयारी करनी है तो आप उनको कवर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने वो टॉपिक वहां पर इसलिए कवर किए हैं, जो बच्चे काफी होते हैं जो वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा कम टाइम में ज्यादा पढ़ के वो अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, तो उनके लिए वो शॉर्ट्स हैं, आप उनको एक बार जरूर देखें। और जो उसमें टॉपिक हैं वो टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं वो टॉपिक उनके ऊपर है, तो आप उनको भी जरूर फॉलो करें ताकि जो आपका अच्छे से रिवीजन हो वो आपकी शॉर्ट्स के फॉर्म में हो जाए। और आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। तो जी, बढ़ते हैं आज हम अपनी वीडियो में अपने टॉपिक पर। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जो उसे ज्वाइन करें। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं जी हम आज की अपनी वीडियो, अपना आज का टॉपिक पृथ्वी और उसका सौरयारिक संबंध। यहाँ पृथ्वी का संबंध किस प्रकार, सौरयारिक संबंध, सौरयारिक का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। सूर्य के साथ और अदर जितने ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है ना, उनके साथ पृथ्वी का क्या रिलेशन है, वो किस प्रकार अपनी भूमिका जो है पृथ्वी के साथ निभाते हैं, उसको हम सारे को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं जी हम अपने फर्स्ट पॉइंट की ओर। प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र का मतलब अगर आप यहाँ थोड़ा सा समझ लें तो वो होता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी इधर सूर्य की लाइट पड़ी, ठीक है जी, यहाँ रोशनी हो गई, इस एरिया में अंधेरा हो गया, ठीक है जी। फिर दोबारा जब ये पृथ्वी है, इस एरिया में लाइट पड़ी और इस एरिया में अंधेरा हो गया, तो उसको प्रकाश चक्र कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि प्रकाश चक्र होता क्या है। जिस एरिया में लाइट पड़ती है और दूसरी साइड अंधेरा हो, उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। जैसे हम देख भी लेते हैं, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, ये जो मैंने बीच में अंडरलाइन की है ये लाइन, ये काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि पृथ्वी पर एक टाइम में लाइट नहीं होती। एक टाइम पर लाइट या तो इस पार्ट में होगी या इस पार्ट में होगी, मतलब एक साइड अंधेरा जरूर होगा। और उस जो ये लाइन बनती है काल्पनिक लाइन, इसे क्या बोलते हैं जी हम, प्रकाश चक्र। पृथ्वी की गतियां, अब देख लेते हैं पृथ्वी की गतियां, किस प्रकार पृथ्वी गति करती है, मूव करती है। तो फर्स्ट है इसमें घूर्णन यानी रोटेशन या दैनिक गति। अब नाम से ही पता चलता है दैनिक गति। दैनिक गति का मतलब होता है जो रोज गति करे, ठीक है, रोज रोटेशन में रहे, उसे हम दैनिक गति कहते हैं। अब इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये पॉइंट आप याद रखें, ध्यान रखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, खुद के अक्ष पर कहां से कहां घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण
परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन या रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, ध्यान से सुने, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और वो चक्कर किस टाइप में लगाती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है, उसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है जी, जिसके कारण हमारे दिन या रात होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है जी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और दूसरा सूर्य के ओर चक्कर लगा रही है, तो जिसके कारण हमारे दिन और रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम परिक्रमण। परिक्रमण या वार्षिक गति। अब देख लेते हैं घूर्णन का मतलब क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं हम परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, लाइन को ध्यान दें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम रही है, उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करती है। मतलब इस लाइन से हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम रही है, दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब अपने अक्ष पर घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसे परिक्रमा कहते हैं। ठीक है जी, पृथ्वी के सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में जो पृथ्वी है, जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी परिक्रमा करती है, तो उसके को कितना टाइम लगता है, उसको 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो परिक्रमा कहते हैं उसे। अगर पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूम रही है, ठीक है जी, तो वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो वो 365 दिन में और 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, ये देखिए प्रकाश चक्र मैंने आपको बताया था, जो ये काल्पनिक रेखा है ना, ये देखिए ये वाली, ये काल्पनिक रेखा है। इधर सूर्य की लाइट पड़ रही है तो रोशनी हो गई, इधर सूर्य की लाइट नहीं है तो ये अंधेरा है। और जो इसको नापने का काम कौन करता है, उसको नापने का काम करता है हमारा प्रकाश चक्र। और दूसरा घूर्णन, घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है जी, परिक्रमण का मतलब जो पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमा कहते हैं। आई होप ये दो डायग्राम आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, अब देखते हैं हम सौर दिवस। सौर दिवस का मतलब होता है सोलर डे। अब ये सौर दिवस क्या होता है, जब सूर्य को गतिमान बनाकर पृथ्वी द्वारा जब सूर्य को गतिमान बनाकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस होता है। जब सूर्य को गतिमान बनाकर, मतलब ये है हमारा सेंटर में सूर्य और पृथ्वी इसकी क्या कर रही है, परिक्रमा, और जो जितने दिनों में इसकी परिक्रमा कर रही है, मान लो उसको क्या कहते हैं हम, सौर दिवस। मतलब जितने दिन इसको परिक्रमा करने में लगे ना, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे, जब उन दिवसों को, उन डे को गिना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सौर दिवस कहा जाता है। तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। मतलब जो सौर दिवस होता है उसकी अवधि कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है। अब नोट देख लीजिए, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर से की वेग से चक्कर लगाती है। अब देख लीजिए आप, जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, ठीक है, वो कितनी रफ्तार से करती है, कितने जो किलोमीटर है उससे करती है, वो 29.8 किलोमीटर वेग से चक्कर लगाती है। किसके चक्कर लगाती है जी, सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम,
अब एक क्वेरी और आई थी कि मैम आप इस पे अंडरलाइन मत किया करो पीपीटी पे, तो हमें कैसे समझ आएगा? देखिए बच्चे, जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो उस पे अंडरलाइन नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये सिर्फ पीपीटी में आपको दिखता है कि मैं यहाँ अंडरलाइन करती हूँ। अदरवाइज जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको अंडरलाइन हुआ नहीं मिलेगा, आपको जो है अक्सर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। देखते हैं जी हम उपसौर के बारे में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा किस वे में करते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। यहाँ एफ है जी, ठीक है, ये क बन गया, जिसके एक फोकस पर क्या होता है? सूर्य। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है? पृथ्वी का सूर्य है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है, तो मेन फोकस क्या उसका? सूर्य है। तो जब मेन फोकस उसका सूर्य है तो फोकस में भी क्या रहेगा? सूर्य रहेगा। उसका मेन पॉइंट क्या रहेगा? हमारा सूर्य रहेगा, हमारा सन रहेगा। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, ध्यान दें कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अब उपसौर की एक इतनी अच्छी सी डेफिनेशन हमें लुसेंट ने दी है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, मान लो ये यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है जी, और बिल्कुल जब पास होगी तो उसे क्या कहते हैं हम? उपसौर। ये उपसौर की डेफिनेशन आई थिंक पिछले एग्जाम में पूछी गई थी, मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन सा एग्जाम था, लेकिन मैंने उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो देखा था, उसका जो क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। तो आपको एग्जाम में ऑप्शनल है, जो ऑप्शन के रूप में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान दें। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब बनती है? ऐसा टाइम कब आता है कि जब सूर्य और पृथ्वी पास पास हो? तो ये 3 जनवरी को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.70 करोड़ किलोमीटर है, मतलब इनका डिस्टेंस देखिए। इतनी पास होने जब हम एक तरफ कैलकुलेट करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य पास पास आए, कब पास आए? 3 जनवरी को आए, ठीक है जी। और फिर भी इतनी पास आने के बाद भी इनका बीच का डिस्टेंस है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अब ज्यादा पास आ जाती तो फिर तो पृथ्वी जल जाती, हम जल जाते हैं ना। लेकिन देखिए फिर भी हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि जब पृथ्वी पास होती है सूर्य के, वो डे कौन सा है? 3 जनवरी है, और इतनी 14.70 करोड़ इनका आपस का डिस्टेंस होता है। उपसौर आपको क्लियर है? आगे देखते हैं जी हम अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब पास होती है उपसौर, दूर होगी तो अपसौर, ठीक है। ऐसी कंडीशन कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है तो कब बनती है ऐसी कंडीशन? 4 जुलाई को बनती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। जो पृथ्वी सूर्य से दूर होगी और उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 15.21 किलोमीटर जो उनका बीच का डिस्टेंस होगा। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। आगे देखते हैं जी हम एपेसाइड रेखा। एपेसाइड रेखा होती है जो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि हमारा उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ठीक है। जो इनके बीच में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है ना, उसे रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। जब ये रेखा कौन सी है? एपेसाइड रेखा है, काल्पनिक रेखा है, सॉरी ये काल्पनिक रेखा है, और ये सूर्य के केंद्र से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, तो इसे एपेसाइड रेखा कहते हैं। ये हमारा उपसौर हो गया, ये हमारा अपसौर हो गया। और यहाँ कंडीशन क्या बनती है? 3 जनवरी को बनती है, और यहाँ कंडीशन 4 जुलाई को बनती है। यहाँ होता है जी हमारा पृथ्वी और सूर्य एकदम पास पास, और यहाँ होता है सूर्य पृथ्वी एकदम दूर दूर। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम
अक्षांश। अब अक्षांश एक बहुत अच्छा मतलब है कंसेप्ट, एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अक्षांश, देशांतर ये क्या होते हैं? काफ़ी बार पढ़ के ना हमें भी ना काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब एग्ज़ाम में हमारे पास ऑप्शन आते हैं ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है अक्षांश और देशांतर में। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। जो हमारा अक्षांश होता है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण, बात को ध्यान में रखें। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में स्थित किसी स्थान को कोशीय दूरी का अक्षांश कहते हैं। मतलब ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारा अक्षांश को रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन। यह कोण पृथ्वी के केंद्र में बनता है। पृथ्वी का केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं और ये कोण हमारा कहाँ बनता है? पृथ्वी के केंद्र में बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों पे मापा जाता है। हम इसे इधर भी माप सकते हैं, इधर भी माप सकते हैं। ठीक है जी। विषुवत 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक है जी, वो किसके अक्षांश को प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। विषुववृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में एक के अंतराल से खींचे जाने वाली पर 90 या 90 अक्षांश वाले वृत्त होते हैं। अब देखिए हम कहाँ लाइन खींचते हैं? उत्तर से दक्षिण में खींचते हैं। ठीक है, जब उत्तर से दक्षिण में खींचेंगे हम लाइन, वो किसकी लाइन होगी? सबसे पहले याद रखना वो अक्षांश की लाइन होगी। ठीक है जी। और वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, हमारा 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। ठीक है जी, मतलब ये लाइन हमारी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं कि ये वाली लाइन है हमारी उत्तर से दक्षिण। ठीक है जी, तो कितने का कोण बनाएगी? वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी किसी स्थान का अक्षांश 90 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब ये जितनी भी लाइनें होगी हमारी अक्षांश की, वो सारी 90 डिग्री की होगी। इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जब हमारे उत्तर की बात होगी तो उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। जब हमारी दक्षिण भाग की बात होगी तो हमें उसे दक्षिणी गोलार्ध हम कहेंगे। आई होप अक्षांश यहाँ तक क्लियर है, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी इसकी रिवीजन करेंगे कि जो अक्षांश है वो हमारा कहाँ होता है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है जी, इसमें कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो हमारा पृथ्वी के केंद्र में होगा, जो कोण बनेगा वो कहाँ होगा? पृथ्वी के सेंटर में होगा। ठीक है जी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 डिग्री अक्ष पर, अंश पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं हम अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। समांतर का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। अभी हमने पढ़ा था कि अक्षांश ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो एक लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, काफी सारी करेगा। तो वो काफी सारी लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब ये काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिमी तक ये समांतर रेखाएं जब खींची जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम भूमध्य रेखा से एक समान कोशिकीय दूर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। जो भूमध्य की रेखा एक समान कोशिकाएं होती हैं, ठीक है जी, उनको जो लाइन आपस में मिलाती हैं उनको भी क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। जो भूमध्य रेखा है हमारी वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अंत इस पर स्थित सभी स्थानों को अक्षांश 0 डिग्री होगा। इसकी जितनी भी जो हमारी लाइन होंगी,
चाहे वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है जी, या उत्तर से दक्षिण की ओर है, जो उनका स्थानों का अक्षांश बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी रेखाएं या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो उत्तर में होगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, जो दक्षिण में होगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। मतलब ये दो रेखाएं हैं हमारी, अक्षांश रेखाएं हैं दो, ठीक है जी। जो इनके बीच की दूरी होगी कितनी होगी, वो 111 किलोमीटर। जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना, डिफरेंस होगा, वो 111 किलोमीटर हमारा होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं हम। देखिए जो ल्यूसेंट है ना, उसने फैक्ट कवर किए हैं, और फैक्ट भी वो है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ लें, रिवीजन कर लें, वीडियो को 2-3 बार देखें, तो ये कंसेप्ट, ये फैक्ट आपको हमेशा याद हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम है वो हमेशा लूसेंट को जरूर कवर करता है, और जिसने लूसेंट कवर कर ली ना, उसके लिए तो ये मतलब आरामबान साबित हो जाता है। क्योंकि काफी सारे जो मतलब एग्जाम होते हैं वहां से जो लूसेंट का डाटा है वो एकदम कॉपी पेस्ट किया जाता है हमारा। तो लूसेंट को अच्छे से पढ़ें, इसकी रिवीजन करें, तो आपका कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकलेगा। ये मुझे मतलब मेरा जो सीटी क्वालिफाई हुआ है वो इसी के बेस पे हुआ है। क्योंकि मैंने जो सीटी के लिए पढ़ा था वो मैंने लूसेंट बहुत अच्छे से कवर करी थी। मतलब 2-3 बार मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, और 2-3 बार इसकी रिवीजन हो गई थी। मतलब 6 से 7 बार जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, जिसके कारण मेरा सीटी क्वालिफाई हुआ, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। लेकिन अगर आप भी कुछ क्वालिफाई अपना एग्जाम करना चाहते हैं तो लूसेंट को बेस बनाइए। ये तो एकदम मतलब बेस का काम करेगा आपका, और फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखने हैं, और एग्जाम में फैक्ट ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी मैंने आपको अक्षांश और के बारे में बताया। देखिए ये है वो लाइनें जो कितने का कोण बनाती है, हमारा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है जी। अभी इसके बारे में हमने बात नहीं करी, तो ये मैं आगे बताऊंगी आपको टॉपिक। हमने इसके बारे में बात करी है। तो इसकी जो रेखाएं होती हैं हमारी, वो कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये रेखाएं खींची जाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए काफी ना मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर रेखाएं कैसे खींचती है ना, ये कैसे पॉसिबल है, लाइन कैसे खींचती। देखिए बच्चे, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो हम थोड़ा मतलब अपनी नॉलेज के लिए इनको मतलब काल्पनिक उस पे खींचते हैं, ताकि हमें पता लगे कौन सा कोण कहाँ पे बनता है और किस प्रकार हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ये ऐसा होता है जिसमें हमारी 3 लाइंस पाई जाती हैं, ठीक है जी। जिसमें हमारी कर्क रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, मकर रेखा होती है। जो पृथ्वी का झुकाव है वो इस प्रकार है, ठीक है जी। ये उत्तरी ध्रुव हो गया हमारा, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। और दूसरा है हमारा, ये काल्पनिक रेखाएं खींचने का हमारा एक कारण ये भी होता है कि हमें ये पता लगता है कि किस रीजन में क्या एक्टिविटी होती है। लाइक जैसे जो अंटार्कटिका है ना, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय है, जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, जहाँ पे इतनी गर्म हवाएं चलती हैं, जो सहारा का रेगिस्तान है ना। तो हमें ये कैसे पता चलता है, तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर रखा है, हमने लाइंस के द्वारा कर रखा है, जिसको हम काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं, ठीक है जी। ताकि हमें अलग अलग रीजन का पता चले, किस रीजन में क्या होता है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमने ये काल्पनिक रेखाएं खींची हैं।
तो ये काल्पनिक रेखाएं खींचने का आपको जो फंडा है वो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम। आज का टॉपिक देखिए थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मैंने एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि मतलब जो पृथ्वी का संबंध है वो किस किस से है और किस टाइप से है, ताकि आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है मतलब मैं पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं करना चाहती, मैं एक वीडियो में कंप्लीट करना चाहती हूँ इसको। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहिए आप। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, लाइक ये पृथ्वी है, जो हमारी भूमध्य रेखाएं होती है, तो हम उसको एक साइड में उसको हम कर्क रेखा और दूसरी साइड में हम उसको मर्क रेखा में डिवाइड करते हैं। तो उत्तर में 23.5 अक्षांश को क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं, और दूसरा दक्षिण में जो हमारा मकर रेखा है, उसको हम 23.5 में उसको भी डिवाइड करते हैं, लेकिन वो दक्षिण में करते हैं, और कर्क रेखा को हम करते हैं उत्तर में करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 डिग्री मतलब अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 23.5 को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है जी, ये भी हमारा है। उत्तर में हम इसको अक्षांश को आर्कटिक और अंटार्कटिक इसको कहते हैं, दक्षिण में इसको कहते हैं, उत्तर में इसको कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, काफी बार पूछ लिया जाता है। जब हमारा मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन अगर हम इसमें हम विश्व की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है हमारी कितने देशों से गुजरती है। ठीक है जी, तो ये है ताइवान। देखिए इसको मैंने ना वो ट्रिक के हिसाब से मैंने इसको शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, आप वहां से इसको देख लेना, ट्रिक से हमें मतलब चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये किन देशों से गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, मैंने ट्रिक के हिसाब से उस शॉर्ट्स में कवर किया है अपने चैनल पर, तो आप उस शॉर्ट्स को भी जरूर देख लें। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लाबेनिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मातेनिया, पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको, ये देशों से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। अब बात कर लेते हैं जी हम मकर रेखा की बात। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, लाइबेरिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है जी, विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। हमें तीनों रेखाओं को याद करना है कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, तो वो आपको मकर रेखा के भी जो है देश दे देंगे, विषुवत रेखा के भी दे देंगे, तो आपको उनमें से याद रख अपना आंसर निकालना है कि कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है। ठीक है जी, इंडावोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इन देशों से हमारी क्या गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम देशांतर। हमने अक्षांश पढ़ लिए, अब हमारे आते हैं देशांतर। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। जो हमारी ग्रीन रेखा होती है, ग्रीनविच की रेखा होती है, ठीक है जी, किसी स्थान की कोणात्मक दूरी मतलब जहां
वो स्थान है और उसकी थोड़ी दूरी को कोणात्मक मतलब जहां पर एंगल बनता है, साफ सीधी बात, जहां पर एंगल बनता है, जब हम उस दूरी को नापते हैं, उस दूरी की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? देशांतर नाम दिया जाता है। यह रेखा ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड से होकर गुजरती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, ग्रीनविच जो है वेधशाला रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? हमारा इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इसका देशांतर मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में गणना करते हैं। जो हमारा अक्षांश था, हमने इस लाइन में डिफाइन किया था, है ना? जो हमारा देशांतर है, हम उसको इस लाइन में डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है जी। अगर हम उसको इसकी मतलब एंगल की बात करें तो कितना घूम जाती है वो 24 घंटे में? वो 360 डिग्री के एंगल पे घूम जाती है। ठीक है जी। अंत एक अक्षांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है कि जो पृथ्वी है ना, ठीक है जी, अगर वो एक देशांतर की दूरी कंप्लीट करेगी, ध्यान से सुने कि जो पृथ्वी है एक देशांतर की दूरी कंप्लीट करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात लुसेंट ने बोली है कि जब हमें किसी स्थान का समय ज्ञात करना हो, है ना, टाइम ज्ञात करना हो, किस देश में क्या टाइम है या कुछ भी वटएवर, तो हम किसका सहारा लेते हैं? देशांतर, जो काल्पनिक रेखाएं हमने खींची हुई हैं उनका सहारा लेते हैं टाइम पीरियड को ज्ञात करने के लिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। मतलब एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन होगी, ठीक है। जो आपस की इनकी दूरी है वो किस लाइन से मापी जाएगी? सॉरी, उसको क्या नाम दिया जाएगा? गोरे नाम से वो जानी जाएगी। संक्रांति अब देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। अच्छी सी डेफिनेशन संक्रांति की यहाँ हमें मिल जाती है। जो हमारी कर्क संक्रांति होती है वो होती है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाता है कि जो सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है? तो हमारा 21 जून को लंबवत होता है। इसे कर्क क्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये हमारा छोटा सा फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें सबसे बड़ा दिन काउंट किया जाता है, वो कब काउंट किया जाता है? वो 21 जून को हमारा काउंट किया जाता है। मकर संक्रांति की हम बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। जब दक्षिण की बात करते हैं हम, तो जो सूर्य है, जो मकर रेखा है, वो सूर्य मकर रेखा पर कब लंबवत होता है? 22 दिसंबर को होता है। और जो सबसे छोटा दिन माना जाता है वो 22 दिसंबर को माना जाता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा 21 जून होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारा 22 दिसंबर छोटा दिन होता है और बड़ा दिन हमारा होता है 21 जून को। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है जी, ये पृथ्वी है, ठीक है जी। इसकी जब जो हमारी सीधी किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, उसे स्वत्र दिन के बराबर माना जाता है। ठीक है जी। जब हमारी सूर्य की किरणें एकदम फोकस होकर लंबवत गिरती हैं तो उसे स्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। मतलब
किरणों का लंबे पड़ने पर हमारी पृथ्वी पर ये इफेक्ट पड़ता है। 23 दिसंबर एवं 22 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद वृषभु या वसंत वृषभु कहते हैं। जो हमारा ये 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारे जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है जी, बराबर होते हैं, जिसे क्रमशः शरद वृषभु या वसंत वृषभु कहते हैं। 21 मार्च से 23 मार्च की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। रिपीट करती हूँ मैं लाइन। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अंत यहाँ दिन बड़े तथा रातें छोटी होने लग जाती है। जैसे कि हम नॉर्मल बोल देते हैं कि जो हमारा गर्मी के दिन होते हैं तो उसमें दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है जी, यही सर्दी का मौसम देखते हैं हम। ठीक है, रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। मतलब हमारे यहाँ 6 महीने की हमारी सर्दी होती है और 6 महीने की हमारी गर्मी होती है। 23 दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों में करता है 21 मार्च से 23 सितंबर। ठीक है जी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23 सितंबर से, और दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ किसकी बात होती है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। जो हमारी पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है, जो उसका झुकाव है, ठीक है जी, उसके कारण हमारा क्या होता है? दिन रात छोटा बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम सूर्य ग्रहण। आगे है जी, सूर्य ग्रहण की बात आ गई है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा मान लो हमारा है सूर्य, ये हमारी है पृथ्वी, बीच में आ गया चंद्रमा। अब पहले तो चंद्रमा नहीं था बीच में, तो सीधी लाइट जो सूर्य की पड़ रही थी वो पृथ्वी पर एज इट इज पड़ रही थी, कोई बीच में कोई नहीं था। तो जो सूर्य की लाइट्स हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर एक समान सीधी रेखाएं में पड़ रही थी। बीच में आ जाता है जी चंद्रमा। अब बीच में चंद्रमा आ गया, इधर से लाइट आ रही, तो वो लाइट इधर जाएगी, पृथ्वी तक जाएगी? नहीं जाएगी। वो पृथ्वी जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो लाइट रोक लेगा, जिसके कारण हमारा सूर्य ग्रहण माना जाता है। मतलब पृथ्वी तक लाइट नहीं पहुंच पाती, जो चंद्रमा है वो सारी लाइट ले लेता है, जिसके कारण हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य है, ठीक है जी, उसका थोड़ा सा पार्ट अगर छिप जाता है तो उसको आंशिक सूर्य कहते हैं, आंशिक सूर्य कहते हैं। ठीक है जी, अब जब पूरा ही वो छिप जाता है तो उसे पूरे सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब पूरा सूर्य ग्रहण उसको माना जाता है। मतलब ये होता है कि जब हमारा थोड़ा सा पार्ट होगा, लाइट उस पर नहीं पड़ेगी, उसको ये बोलते हैं, और जब पूरी लाइट उस पर नहीं पड़ती है तो उसे पूर्ण ग्रहण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून को होता है। जब हमारा सूर्य ग्रहण पूरा देखने को मिलता है, वो कब मिलता है? अमावस्या को देखने को मिलता है। अब आते हैं जी चंद्रमा
है जो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमने पढ़ लिया, चंद्रमा ग्रहण पढ़ते हैं हम। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है और बीच में आ गई हमारी पृथ्वी, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब पिछली बार काम खराब किया था चंद्रमा ने बीच में आकर, ठीक है, सारी लाइट रोक ली थी। अब काम खराब करती है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर उसकी जो सन की लाइट है वो सारी अपने ऊपर ले लेती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा तक लाइट नहीं पहुंच पाती। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है हमारा अमावस्या की रात्रि में होता है। ये भी हमको अच्छे से याद रखना है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये ऐसा भी नहीं है कि जो प्रत्येक पूर्णिमा आएगी उसको चंद्र ग्रहण ही होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा में पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से नहीं गुजर पाता। क्योंकि डिस्टेंस हमारा कितने का होता है, पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो कभी ये पॉसिबिलिटी कभी कभी बन जाती है कि जो पृथ्वी के ऊपर आ गया चंद्रमा या उसके नीचे से गुजर जाता है, तब ये पॉसिबिलिटी कभी कभी आती है। और कब आती है, पूर्णिमा के दिन ही आती है, लेकिन हर पूर्णिमा को ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर सूर्य में 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अच्छा फैक्ट है। आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि हमारी पृथ्वी किस ओर घूमती है, तो वो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 घटता है। बड़े अच्छा फैक्ट लुसेंट ने दिया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पहले तो आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन है हमारी, ये है, ये डॉटेड सी, ठीक है जी। अब ये होती क्या है हम आपको बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा फैक्ट है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से लेकर 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह एक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। ये कितने घंटे आगे होता है जी, हमारा 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे या दिन रात का अंतर होता है। वैसे तो ये फैक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट है समय जोन एवं मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लाइन निकल कर आती है कि जो विश्व है उसको कितने जोनों में डिफाइन किया है, विभाजित किया है, डिवाइड किया है, तो वो 24 समय जोनों में डिवाइड किया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। भारत में 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुरम से गुजरती है के समय को मानक समय कहा जाता है। जब मानक समय की बात आती है तो हमें इलाहाबाद का जो मिर्जापुर है उसकी याद आती है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है तथा
ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। इनका व्यवस्था करने का ये मतलब होता है कि हमें टाइम पीरियड का पता चलता है, ठीक है जी। कहाँ किस जो है रीजन में किस टाइम क्या मतलब दिन रात होते हैं, ठीक है, उसका पता चलता है हमें। तो इनका होना इसलिए हमें जरूरी है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो क्लियर है, सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। देखिए, अगर आपको अच्छे से लुसेंट कवर करनी है ना, तो जितने फैक्ट मैं इस वीडियो में देती हूँ, आप अगर मैंने इसमें सारे फैक्ट कवर किए हैं। डिट्टो कॉपी जो है वो यहाँ है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे, कोई भी आपकी लाइन छूटे। मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन जो मैं बताती हूँ कि ये मेन है, ये मेन है, आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सारी लुसेंट इम्पोर्टेंट नहीं है ना। उसमें से कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो मोर इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज्वाइन करें। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। जय हिंद।